हेलो दोस्तों, गब्बर इज बैक। आज के क्लास में अपना टॉपिक है सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। टॉपिक रहेगा कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स यूजिंग यूनिट सेल्स। मतलब यूनिट सेल्स जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, उनकी मदद से हम लोग आज क्रिस्टल की डेंसिटी के कैलकुलेशन पर थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा हमने पिछले क्लास में तुम्हें सवाल दिया था कि भैया ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी नियरली 68% होती है। अगर हम लोग इस कॉर्नर से इस एटम को, इस कॉर्नर से इस एटम को, इन दोनों एटम्स को हटा दें तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो अपने वादे के अनुसार सबसे पहले ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है डेंसिटी वगैरह की बातें करते हैं। तो जिन लोगों ने कोशिश की वेरी गुड, जिन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की सबसे पहले 10 बार उठक बैठक करेंगे, उसके बाद जो है वीडियो को आगे देखेंगे। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पर पार्टिकल रखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और एक बॉडी के अंदर। तो हम लोग जानते हैं जो पार्टिकल बॉडी के अंदर है मतलब वो पूरी तरह से क्यूब के अंदर है, तो हम कह सकते हैं क्यूब के अंदर ये हुआ एक पार्टिकल, राइट। और जो पार्टिकल कॉर्नर पर है, देखने में तो लग रहा है कि मिठाई पूरी मिलेगी, लेकिन मिठाई थोड़ा सा ही मिलेगा, बाकी दूसरों को मिलेगा। तो इस मिठाई का सिर्फ 1/8 पार्ट, 1/8वां हिस्सा ही तुम्हें खाने को मिलेगा, मतलब क्यूब के अंदर जाएगा, और बाकी हिस्सा बाहर है दूसरों के लिए। तो 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, 1/8 यहाँ, यहाँ, यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक पार्टिकल बनाना था, वो मिस कर गए, उसे भी बना दो। 1/8 यहाँ, 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 सब जगह है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोनों पर 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 8, और दोनों को जोड़ दो तो तुम देखोगे कि 1 + 1 मिला करके इस क्यूब के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं। देखने में तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस सेंटर वाला मिला दो तो 9 पार्टिकल्स है, लेकिन इफेक्टिवली जो है क्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पर जो मिठाई रखी है वो पूरा का पूरा खाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका 1/8वां हिस्सा, 1/8 पार्ट ही तुम्हें खाने को मिलेगा। तो 1/8 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी कोनों से 1/8 × 8 मिलाकर 1 हुआ। और जो बॉडी के अंदर है, जो पूरा पेट में सीधा चला गया, वो तो तुम्हारे पेट में गया है, उसको कोई छीन नहीं सकता तुमसे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चीज, टॉफी, बिस्किट या कुछ चॉकलेट वगैरह दिलाओ, जैसे देखते कोई आ रहा है मांगने के लिए, पूरा का पूरा मुंह में भर लेते हैं ताकि अब कोई न मांगने पाए। तो ये पूरा का पूरा पेट के अंदर है, तो एक पार्टिकल पेट के अंदर, और बाकी कॉर्नर से 1/8 प्रत्येक कॉर्नर से मिलेगा, तो कुल मिलाकर के 2 पार्टिकल्स है। और इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 68%, मतलब इसके अंदर 68% जगह जो है वो भरी हुई है, और बाकी 32% जगह जो है वो खाली होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को हटा दें और इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को हटा दें तो इस 68% पर क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो जैसा पिछले क्लास में कैलकुलेशन किया था, ठीक वैसा ही कैलकुलेशन फिर से करें। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक, बाई पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्पेस। मतलब इस क्यूब में जितना स्पेस है वो पूरा स्पेस इधर नीचे रख दो, इन पार्टिकल्स ने जितना स्पेस आपको पाई कर रखा है वो यहां रखो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इस क्यूब के अंदर कुल मिलाकर के 2 पार्टिकल्स हैं, तो कितना ऑक्युपाइड स्पेस हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³। किसी एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालोगे तो ये स्फेरिकल पार्टिकल स्फीयर के जैसा है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा, और 2 पार्टिकल से तो 2 गुना कर दिया। अवेलेबल स्पेस कितना है, a³ × 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो 68% आई है वो हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ × 100 डिवाइडेड बाई a³। अब जब तुम करोगे क्या, इस कॉर्नर से पार्टिकल हटा दोगे और इस कॉर्नर से पार्टिकल हटा दोगे, तो यहाँ पर 8 की जगह 6 हो जाएंगे। तो जब यहाँ तुम 6 कर दोगे तो अब जो इफेक्टिवली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक उसके पेट के अंदर है, उसको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, और 8 कॉर्नर्स में से
दो कॉर्नर्स पर जो मिठाइयां रखी थी, जो पार्टिकल्स रखे थे, तुमने उनको हटा दिया। तो अब जो तुम्हारे पास बचा 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, तो 3/4 को सॉल्व करोगे तो 0.75 आएगा, राइट। तो यहां लिख देते हैं 0.75 और दोनों को ऐड कर दो तो 1.75। मतलब पहले इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हुआ करते थे और अब जो है 1.75 पार्टिकल्स हो गए। मतलब पार्टिकल्स की संख्या जो है वो कम हो गई है। तो पार्टिकल्स की संख्या कम हो गई तो मिठाई का एक डब्बा है, उसके अंदर ज्यादा मिठाइयां रखी हुई तो जगह ज्यादा भरी हुई रहेगी। मिठाई के डब्बे में से कुछ मिठाइयों को बाहर निकालोगे तो जगह कम हो, मतलब कम जगह भरा भरा रहेगा, खाली जगह ज्यादा हो जाएगा, भरा हुआ जगह कम हो जाएगा। ज्यादा मिठाई मतलब डब्बा ज्यादा भरा हुआ, कम मिठाई मतलब डब्बा कम भरा हुआ। तो तुमने थोड़ी मिठाई कम कर दी तो अब डब्बा जो 68% भरा हुआ था कम भरा हुआ रह जाएगा। चलो मान लेते हैं ये x% भरा हुआ है। सो x% इज इक्वल टू 1.75 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 100। सब कुछ वैसा ही किया था, पिछली बार डब्बे में 2 मिठाई थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया था कि एक स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ 2, और इस बार फिर से वैसा ही किया है, जो एक स्फीयर का वॉल्यूम है वो लिया मल्टीप्लाइड विथ 1.75। अब करना क्या है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करा लो। चलो इसको कह दो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, डिवाइड करा लो। देखो 100 से 100 कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r क्यूब कट जाएगा, बचेगा 2 और 1.75, इधर बचेगा 68 और बचेगा यहाँ पर x। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जब तुम डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया तो 68% अपॉन x% इज इक्वल टू 2/1.75। सॉल्व कर दो तो x इक्वल टू x इंटू 2x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 68 इंटू 1.75, या फिर x का जब वैल्यू निकालोगे तो 68 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 2। इसको कटा दो, इसको कटाओगे तो 34 हो जाएगा, इंटू 1.75 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, एक्सेप्ट दैट आंसर। अपने पास कैलकुलेटर बाबा है, हम सीधा उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाइड विथ 1.75 एंड आंसर कम्स 59.5। तो जो आंसर आएगा 59.5%, मतलब पहले जो जगह भरा हुआ था 68% भरा हुआ था और अब जो जगह भरा हुआ है वो 59.5% जगह भरा हुआ है। तो इस तरह से पहले भी हमने कहा था कि उसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, डब्बे के अंदर ज्यादा मिठाइयां होंगी तो डब्बा ज्यादा भरा भरा रहेगा, मिठाइयों को निकाल लोगे तो डब्बा थोड़ा खाली हो जाएगा। तो पहले 68% भरा था, अब नियरली 60% भरा है, ठीक। अब नियरली जो है वो 60% के आसपास जो है डब्बा भरा हुआ है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस करने बड़े आसान होते हैं। और एक दूसरे मेथड की भी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पैकिंग इफिशियंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूब, ठीक। अब क्यूब बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार तुम्हारा क्यूब सिंपल है फिर क्यूब जो है बॉडी सेंटर्ड हो गया, फिर क्यूब फेस सेंटर्ड हो गया, सब में किसी एक तरह के क्यूब के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, वही पार्टिकल है, सब कुछ वही है, कुछ चीजें बदल नहीं रही, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल रहे हैं, कोई और चीज नहीं बदल रही है। मतलब हमने क्यूब बना करके 1-2 पार्टिकल इधर उधर कर दिए, उसमें से एक पार्टिकल निकाल दिया, या बिना कोई किसी डिस्टर्बेंस को उसमें एक पार्टिकल ऐड कर दिया, कुछ ऐसा। तो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदले और कुछ न बदले तो पैकिंग इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कह दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो N1 थे और पैकिंग इफिशियंसी जो है वो P1 था। बाद में पार्टिकल्स की संख्या N2 हो गई, पैकिंग इफिशियंसी P2 हो गई, तो P1/P2 इक्वल टू N1/N2। तो पहले पैकिंग इफिशियंसी 68% थी, अब कितनी है नहीं पता। पहले उसके अंदर 2 पार्टिकल्स हुआ करते थे, अब 1.75 पार्टिकल्स है। तो यहां से भी तो वही आंसर पाओगे, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी हम लोग लाए थे। 68/x इक्वल टू 2/1.75 और इस x का वैल्यू सॉल्व करके हमने निकाला था। और इस बार भी वही है 68/P2 इंटू 2/1.75 और सॉल्व करोगे तो वही कुछ आ जाएगा। तो अगर इसको समझो
तो तुम फालतू के कैलकुलेशन से और इधर उधर की चीजों को रखने से बच जाओगे। प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं इसको ना, ये जहां पर भी चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये मेथड काम करेगा। जैसे तुम बाजार गए, तुमने 50 रुपए का 10 पेन खरीदे और 10 पेन के बदले में तुमने जो है 50 रुपए खर्च किए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 11 पेन खरीदे तो हमें कितने रुपए खर्च करने होंगे। राइट सी बात है, ज्यादा खर्च करना होगा, जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा पैसा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, कोई 3-5 की बात नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और कुछ भी नहीं। राइट, तो हम कहेंगे कि जो पेन का प्राइस है, नंबर ऑफ पेन कह दो n और प्राइस को कह दो p, तो नंबर ऑफ पेन और प्राइस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेन ज्यादा प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा पेन ज्यादा। तो किसी सिचुएशन में नंबर ऑफ पेन n1 है, प्राइस p1 है, नंबर ऑफ पेन n2 हुआ, प्राइस p2 हुआ, तो n1 बाई n2 इक्वल टू p1 बाई p2 लगा दो। 10 पेन जो है 50 रुपए का था, 11 पेन चलो p2 रुपए का है, सॉल्व कर दो इसको, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 11 पचे 55 और p2 आ जाएगा। तो p2 बराबर 55 रुपए, मतलब 55 रुपए तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे। तुम कोई भी मैथमेटिक्स लगा लो, आंसर 55 ही आना है, सही से कैलकुलेट किया तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाले रिलेशन में चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है। अगर इस रिलेशन को समझो तो पूरी केमिस्ट्री क्या फिजिक्स में, मैथ में, हर जगह ये प्रोपोर्शनैलिटी तुम्हें काम आता है। इट्स अ सेंस, समझना कि चीजें कैसे कैसे एक दूसरे के साथ बढ़ रही है। ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, ये घटा तो वो भी घटा। पेन बढ़ाओगे पैसा बढ़ जाएगा, पेन घटाओगे पैसा घट जाएगा। तो इस तरह की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है यहाँ पर आती है। और कुछ वही चीज यहाँ पैकिंग इफिशियंसी में था कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी। इसी तरह से हम लोगों ने फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें जो है पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, कॉर्नर्स पर रहते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा जो है प्रत्येक फेसेज पर रहते हैं। हम कलर चेंज कर दे, ऊपर वाले फेस पर, नीचे वाले फेस पर, दाएं फेस पर, बाएं फेस पर, और ये पीछे वाले फेस पर, और ये आगे वाले फेस पर। तो इसको ऐसे अगर हम मिला दें तो शायद तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाए। ये आगे पीछे है, दाएं बाएं है, ये ऊपर नीचे है। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी कह दो 72% हम लोग कैलकुलेट किए थे ना पिछले क्लास में, 72% आता है। अब कह दिया जाए कि इन सबको डिस्टर्ब किए बिना बिल्कुल इसी साइज का ना, साइज भी नहीं चेंज कर रहे, इसी में कहीं पर एक पार्टिकल और एडजस्ट कर दिया, तो अब बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। सब कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल इसी साइज का एक पार्टिकल इसके अंदर कहीं भर दिया किसी तरह से, तो भरने के बाद बताओ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जो ये कॉर्नर पर आइटम्स है, कॉर्नर पर जो ये कॉर्नर पर आइटम है, इसका 1/8 पार्ट अंदर रहता है और ऐसे ऐसे 8 कोने हैं, तो इंटू 8 किया था। फिर जो फेस पर आइटम है, फेस पर जो आइटम होता है वो आधा क्यूब के अंदर होता है, आधा क्यूब के बाहर होता है, तो आधा ही आइटम मतलब आधी मिठाई तुम्हें खाने को मिलेगी और 6 बार मिलेगी, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। तो इंटू 6 और सॉल्व करोगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 4 पार्टिकल्स। 4 पार्टिकल से एफिशिएंसी है 72%। अब हम कह रहे हैं कि इसी में एक पार्टिकल कहीं से बाहर से एक और पार्टिकल ला करके इसी में किसी तरह से एडजस्ट कर दिया जाए बिना सबको डिस्टर्ब किए हुए। और इस पार्टिकल की साइज मतलब इसका रेडियस वगैरह बिल्कुल इन्हीं पार्टिकल्स के जैसा है, तो रेडियस वगैरह नहीं बदल रहे, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल नहीं कर रहे, बिल्कुल उसी के जैसा। तो सिर्फ जो चेंज हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फिर से पैकिंग इफिशियंसी 72% कब थी, जब पार्टिकल्स 4 हुआ करते थे। अब मान लेते हैं x% हो जाएगी जबकि पार्टिकल्स 5 हो जाएंगे। सॉल्व कर दो इसको और तुम पता लगा लोगे इस x का वैल्यू, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्यूब के अंदर अब कितना % जगह जो है वो भरा हुआ है। तो इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, जस्ट मैटर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को समझते हैं तो बात जो है आसानी से कर ले जाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। राइट, जैसे बचपन में शायद एग्जाम्पल हमने कहीं और भी लिया था, बचपन में सवाल वगैरह मिलता है कि एक लड़का है बाजार गया, 5 रुपए का पेन खरीदा और 2 रुपए की टॉफी खरीदी, तो बताओ उसने दुकानदार को कितना पैसा दिया। तो अब तो हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं कि 5 रुपए का पेन और 2 रुपए की टॉफी, 5 और 2 मिलाकर के 7 रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को। लेकिन बचपन में जब पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में हम लोग हुआ करते थे तो बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि न कभी वो बाजार गए हैं, न कभी उन्होंने पेन खरीदी है, न कभी उन्होंने टॉफी खरीदी है। सब घर वाले लाते हैं खरीद करके, दे देते हैं, लो बेटा खाओ।
जब वो बाजार जाए, कभी कुछ एक्सपीरियंस करे तब तो उन्हें कुछ आए। तो जिन बच्चों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, तो जो टीचर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बेटा बस देखो ये जो चैप्टर है वो जोड़ने वाला चैप्टर है, 5 दिखा और 2 दिखा, बस दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर है। तो बच्चे भी पूरे चैप्टर में कुछ और नहीं देखते, बस सवाल देखते इसमें कौन कौन सा नंबर अच्छा, इधर 5 है, उधर जो है 2 है, 5 और 2 मिला दिया 7 हो गया। अच्छा, अगले सवाल में 9 है, 9 और 4 है, 9 और 4 को जोड़ दिया 13 हो गया। 9 क्या था, 4 क्या था, क्यों जोड़ा कुछ आता पता नहीं, बस 9 4 जोड़ा 13 आ गया। तो कुछ वही हाल कभी कभी तुम्हारा भी रहता है, चीजों को अच्छे से नहीं समझते हो तो ये सारी चीजें करनी तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके, फिलहाल जो है हम लोग आते हैं अपने अगले मुद्दे पर, कैलकुलेटिंग डेंसिटी। डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग यूनिट्स। डेंसिटी बाय यूजिंग यूनिट्स है। तो जो डेंसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है और डेंसिटी जो होता है, अगर वो समझते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का डेंसिटी निकालना है तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज हमने एक छोटा सा बॉल ही ले रखा है, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो इसको तराजू पर ले जाकर के तौल दो, इसका मास कुछ आया, मान लो इसका मास आया 50 ग्राम, तो मास हो गया 50 ग्राम। वॉल्यूम निकालना है तो इसका डायमीटर या रेडियस कुछ नापो, तो सपोज हमने इसका जो है रेडियस नापा, ये रेडियस दिखाई पड़ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस की मदद से हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, 4/3 पाई आर क्यूब कर दें, और ये हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू रख दो 22.7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मिला करके यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर तुमने वॉल्यूम निकाल लिया और इधर तुमने मास निकाल लिया, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ऊपर रहेगा ग्राम नीचे रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी जो है बॉल की आ गई। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी निकालना, तो उसका मास पता लगाओ, उसका वॉल्यूम पता लगाओ और उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। मास कैसे पता लगाओगे, एक रास्ता है कि तराजू से उसको तौल लो, ठीक, रास्ता ये है तराजू लाओ, बैलेंस लाओ, बैलेंस पर उसका मास निकाल लो कि इतने ग्राम का है या कितने किलोग्राम का मास निकाल लो। वॉल्यूम कैसे पता लगाओगे, तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेगुलर है, मतलब जैसे स्फेरिकल हो गया या फिर क्यूब टाइप का हो गया या क्यूबाइड टाइप का हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर न रहे, या फिर कुछ इस तरह से सिलेंडर टाइप का हो गया, तो इन सबका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तुम पढ़ते होगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पर पढ़ते हो पाई आर स्क्वायर एच। तो इन फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाला जा सकता है। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इरेगुलर है, जैसे तुमने रास्ते से ऐसे एक आड़ा टेढ़ा पत्थर उठा लिया और अब इसका डेंसिटी निकालने का है, तब इसकी डेंसिटी निकालनी है, इस पर तो कोई तुम्हारा फॉर्मूला काम करेगा नहीं कि ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम इसका कैसे निकालोगे, तो रास्ता एक बड़ा सा बर्तन लाओ जिसमें ये पत्थर कम से कम घुस जाए, और बर्तन पर यहाँ पर अगर निशान लगा रहे, बाजार में ऐसे बर्तन मिल जाते हैं, यहाँ पर निशान लगा रहे कि मान लो तुमने पानी इसमें भर दिया फिर थोड़ा पानी गिरा दिया, तो ऊपर से निशान लगा रहेगा 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml, कितना पानी तुमने बाहर गिरा दिया उसका निशान लगा रहेगा। तो यहाँ पूरा इसको पूरी तरह से पानी से क्या करो, भर डालो, पूरी तरह से पानी से भरने के बाद पत्थर इसमें डाल दो, जैसे पत्थर डालोगे कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। तो क्या हम पानी को गिराने के लिए यहाँ आए थे, क्या हमने पत्थर इसलिए डाला कि पानी गिर जाए, फिर पत्थर को हम निकाल कर लेकर के घर चले जाए, तो आंसर है नहीं, लेकिन आंसर हाँ भी है कि हमने पत्थर को डाला ताकि पानी गिरे। कितना पानी गिरा ये कैसे पता चलेगा, अब पत्थर को वापस बाहर निकाल लो, तो वापस बाहर निकालोगे तो तुम देखोगे पानी का लेवल अब नीचे आ जाएगा, सपोज पानी का लेवल यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ऊपर से 4 ml पानी जो है वो बाहर गिर चुका है। क्यों, क्योंकि इस पत्थर ने उतनी जगह घेरी थी, तो पत्थर का वॉल्यूम यहां से निकल गया। तो अगर
रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम जो है फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका वॉल्यूम जो है इस तरह से पानी को डिस्प्लेस करने वाले मेथड से तुम कितना पानी है डिस्प्लेस करेगा इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो इसका वॉल्यूम निकल गया, इसका तराजू या बैलेंस लेकर के इसका मास निकाल लो, मास और वॉल्यूम का रेशियो ले लो, डेंसिटी निकल जाएगा। तो बिल्कुल वही काम हम लोग यूनिट सेल के साथ भी करेंगे। हमारे पास एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूबिक यूनिट सेल जो है इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी बॉडी सेंटर्ड, इट कैन बी फेस सेंटर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्रिस्टल का ही छोटा सा हिस्सा है, मतलब जो डेंसिटी क्रिस्टल की है वही डेंसिटी यूनिट सेल की, दोनों की डेंसिटी अलग अलग नहीं है ना, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। जो डेंसिटी क्रिस्टल की वही डेंसिटी यूनिट सेल की। तो हम अगर इस यूनिट सेल का डेंसिटी निकाले तो हमें क्रिस्टल की डेंसिटी पता चल जाएगा। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब ए क्यूब। तो ये तो हो गया ए क्यूब। मास कितना होगा, तो ये सब लाइंस जो इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ हमने डंडा वगैरह लगा करके लाइन बनाया फिर उस डंडे का वजन है, वो सब ऐसे इमेजिनरी लाइंस है। जो मास है यहाँ पर रखे हुए पार्टिकल्स का मास है, इस पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास, तो जो पार्टिकल्स रखे हुए इन पार्टिकल्स का मास है। तो किसी एक पार्टिकल का मास कह देते हैं चलो m है, स्मॉल m। और यदि इसके अंदर, ध्यान देना हम बात करें अंदर, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे अगर सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, चलो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेते हैं, वो सबसे सिंपल एंड आइडियल केस है। कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स रखे हैं और एक पार्टिकल जो इसकी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो इफेक्टिवली इसके अंदर कुल मिलाकर के 2 पार्टिकल्स होते हैं। जो बॉडी के अंदर है, अगर हम बॉडी के अंदर वाले पार्टिकल को देखें तो बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एक पार्टिकल है, और अगर कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को देखें तो 1/8 इंटू 8, कुल मिलाकर के 1 + 1 मतलब 2 पार्टिकल्स इसके अंदर है। तो एक पार्टिकल का मास अगर m है तो 2 पार्टिकल्स का मास 2m हो जाएगा। इसी तरह से किसी दूसरे सिचुएशन में 4 पार्टिकल्स हो जाए तो 4m हो जाएगा। तो मतलब जितने पार्टिकल्स हैं उसको इस m में मल्टीप्लाई करो तो कह दो z, सेल कंटेंट इज z, इस सेल के अंदर z पार्टिकल्स है। तो z का वैल्यू रखा, कितने पार्टिकल्स इसके अंदर है, एक पार्टिकल का मास रखा, तो इससे टोटल मास निकल गया। इसके अंदर जो पार्टिकल्स उनका टोटल मास ये है, और ये रहा a क्यूब, और बन गया डेंसिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को और रेडीमेड बनाने के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। m क्या है, एक पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, या तो एटम है या तो मॉलिक्यूल है। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, राइट। या तो एटम है या तो मॉलिक्यूल है। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो एक अकेले मॉलिक्यूल का वेट बहुत कम होता है, ठीक। एक अकेला मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उसको पकड़ करके सीधा सीधा उसका वेट निकाला भी नहीं जा सकता। तो हम 1 मोल पार्टिकल्स को एक साथ पकड़ लेते हैं। 1 मोल पार्टिकल्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक। तो अगर एक पार्टिकल जो है XAMU का हो, ध्यान देना, एक पार्टिकल XAMU का है तो इतने सारे पार्टिकल्स x ग्राम हो जाते हैं। ये मतलब एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। AMU और ग्राम का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है। AMU बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी होता है। एक सिंगल पार्टिकल एक AMU का है, एक सिंगल एटम XAMU का है, तो इतने सारे एटम्स मिला करके x ग्राम हो जाते हैं। तो अब हम लोग AMU से छुटकारा पा करके ग्राम में आ सकते हैं, लेकिन कब, जब इतने सारे पार्टिकल्स रहे तब। लेकिन हमारे क्यूब में तो इतने सारे पार्टिकल्स है नहीं, कभी 1 पार्टिकल निकलेगा, कभी 2 निकलेगा, कभी 4 निकलेगा। बड़ा मेहनत करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻23, मतलब अरबों खरबों से भी आगे जा चुका है। तुम गिनती गिनना चाहो तो इस जिंदगी में तुम पूरा गिन पाओगे, इतनी दूर तक संभव ही नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली हम समझते हैं 10⁻23 अरबों खरबों से भी बहुत 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 आगे जा चुका है। सो इट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर। तो इतने सारे पार्टिकल्स आएंगे कहां से, तो आंसर है इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और इसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसको और इसको एक साथ मिला दो, तो जब इसको एक साथ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, हम इधर नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा
z into m multiplied by 6.022 into 10 to the power 23 divided by a cube into 6.022 into 10 to the power 23। तो अभी तक ये एक अकेले पार्टिकल का मास हुआ करता था, अब ये इतने सारे पार्टिकल्स के मास के बराबर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो। और इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास होता है वो एक मोल पार्टिकल का मास कहा जाएगा। तो तुम कह सकते हो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है दैट इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक, दैट इज मोलर मास। या फिर इसी को जो है हम लोग कॉमनली मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, या एटम है तो एटॉमिक वेट नाम से भी पुकार देते हैं। तो हम इसको कैपिटल एम से इस पूरे क्वांटिटी को दिखा दें तो z मल्टीप्लाइड विथ m मतलब एक मोल कंपाउंड या एक मोल एटम या जो भी उसका मास डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये एवोगैड्रो नंबर है, इसका एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और Na से दिखा देते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूला z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na ऐसा लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला बस केवल यूज करना नहीं आना चाहिए ना, फॉर्मूला कैसे कैसे बनाया वो चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो अगर ये चीज समझती हो तो आड़ा टेढ़ा चाहे जैसा भी सिचुएशन रहे तुम बना ले जाओगे। जैसे हम कह दें कि एक यूनिट सेल है जो ऐसा सिलेंडर के जैसा यूनिट सेल है, सिलेंडर के जैसा यूनिट सेल है, और इसमें जो है एक पार्टिकल यहां रखा है, 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 यहां रखा है, यहां रखा है, इसके बीच में रखा है। इसकी मदद से डेंसिटी निकालो। तो अगर तुम मेथड समझते हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करोगे, z की जगह रखोगे, मास निकालोगे m की जगह या तो ऊपर रखोगे, यहां से कैलकुलेशन अपना शुरू करोगे, या यहां से भी तुम शुरू कर सकते हो। ए क्यूब नहीं रखोगे क्योंकि ए क्यूब इस फॉर्मूले पर मतलब इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। इसका जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला या वॉल्यूम निकाल करके रखोगे। तो अगर तुमने समझा है कि कैसे कैसे चीजों को बनाया गया है तो बस क्या फर्क पड़ता है कि क्यूब रहे, कि सिलेंडर रहे, कि कोन रहे, कि स्फीयर रहे, जिस भी तरह का यूनिट सेल रहे, तुम किसी भी तरह के यूनिट सेल में इस तरह का फॉर्मूला जो है डेवलप कर सकते हो और फॉर्मूला बना करके क्वेश्चन लगा सकते हो ना। अब वो 9th 10th वाली बात नहीं रही कि तुमको बना बनाया फॉर्मूला मिलेगा और तुमको कहा जाएगा बस लो बेटा सारा सवाल इसी फॉर्मूले पर बिठा दो। अब तुम्हें जो है फॉर्मूले भी अपने लिए सोच सोच करके खुद बनाने पड़ेंगे। हम लोग अगर कोई एक चीज बता देते तो मतलब ये नहीं कि अंतिम है, उसके बेसिस पर जरूरत पड़ने पर और भी चीजें तुम खुद से बता सकते हो। तो ये वही सिचुएशन है कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमने तुम्हारे सामने बनाया कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्यूब के अंदर z मॉलिक्यूल्स हैं, प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास m है, तो z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। फिर हमने चीजों को आसान बनाने के लिए ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। फिर कहा कि इन दोनों को एक साथ ले लो। जब इन दोनों को तुम एक साथ ले लोगे तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम्स का वेट हो जाएगा। तो इसे हमने कह दिया, इसे मॉलिक्यूलर वेट कह दो, और ये नीचे इसी तरह से पड़ा रह जाएगा। और फिर कहा कि इसको एवोगैड्रो नंबर है, तुम चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो इसको सिंबलाइज कर दो, तो तुम लिख सकते हो Na। तो हम लोगों ने डेंसिटी का फाइनली एक फॉर्मूला बना लिया और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर यूनिट सेल क्यूबिक नहीं रहा तो फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, स्पेशली हमें यहीं पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इस z को ध्यान से सोचना पड़ेगा कि यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर क्यूबिक है तो a क्यूब रखो, क्यूबिक नहीं है तो वॉल्यूम के जगह पर कुछ मॉडिफिकेशन करो। नंबर ऑफ पार्टिकल सोच सोच करके, जैसा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड है 2 पार्टिकल, फेस सेंटर्ड है 4 पार्टिकल्स, और कोई दूसरा मॉडिफिकेशन है तो जैसा मॉडिफिकेशन वैसा पार्टिकल्स का नंबर तुम यहाँ पर रख करके डेंसिटी निकाल सकते हो, राइट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग तैयार है कि क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो चलो एक सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, एक न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल मिल जाए तो उसे बहुत आसानी से सॉल्व किया। न्यूमेरिकल फ्रेम कैसे करें, न्यूमेरिकल अगर हमें लिखना जैसे हम लोग करते गए, हमको न्यूमेरिकल को याद करके थोड़े यहाँ पे सोच करके ऐसे लिख देते हैं बोर्ड पर, ये फॉर्मूला है, अगर मेरे को डेंसिटी कैलकुलेट करवानी है तो बाकी 4 चीजें मुझे देनी पड़ेंगी। तो z कैसे देंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास एक
कह दो एक एलिमेंट है विथ एटॉमिक वेट कह दो 100, जिसका एटॉमिक वेट कितना है 100 है। तो हमने देखो ये दे दिया तुम्हें, m दे दिया। फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस विथ BCC यूनिट सेल। देखो लैंग्वेज में कैसे लिख रहे हैं कि हमने कह दिया कि वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, BCC यूनिट सेल उसमें रहेगा, तो BCC यूनिट सेल से तुम Z का वैल्यू निकाल सकते हो, ये 2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द एटम ये चलो कह दिया 100 पिकोमीटर है। फाइंड आउट डेंसिटी, डेंसिटी अपने को पता लगाना। तो रेडियस से क्या करेंगे हम, रेडियस से इस ए का पता लगा लेंगे। बॉडी सेंटर्ड दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड कैसे बनाते हो तुम, तो ये है तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड कि पार्टिकल्स को तुम कॉर्नर कॉर्नर पर रखोगे, कॉर्नर पर और एक पार्टिकल जो है इसकी बॉडी के अंदर रहेगा। और जब पिछले क्लास में हम लोग आर और ए के बीच में रिलेशनशिप बनाया था, तुमने कहा था हमको ये दूरी देखनी होती है, ये दूरी जो है 4r बराबर a√3 के होती है ना, ये पिछले क्लास में किया था इसलिए इस बार फिर से नहीं बताने का है। तो यहां से हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि इसको इधर ला दे डिवाइडेड बाई में, तो a विल बी इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √3, 4r बाई √3। तो यहां से रेडियस दिया हुआ है 100 पिकोमीटर, तो 4 इंटू 100, इसको हम ऐसा करते हैं थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना, सवाल आसान कर देते हैं, 100 इंटू √3 पिकोमीटर कर देते हैं। लेकिन ना फिर फंसा ही रहेगा, जाने दो, फंसना ही है तो 100 पिकोमीटर ही छोड़ देते हैं। चलो 100 पिकोमीटर ही छोड़ देते हैं, तो 4 इंटू 100 पिकोमीटर अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन √3 पिकोमीटर। ये हमने इसका एज लेंथ निकाल लिया। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसके लिए जो z का वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, कि कॉर्नर पर 1/8 इंटू 8 और बॉडी के अंदर 1 मिला करके 2। मॉलिक्यूलर वेट अपने को दिया था 100, ठीक, 100 का यूनिट भी कुछ होता है। 100 का यूनिट क्या होगा, 100 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास का यूनिट जो होता है इस तरह से लिख सकते हो, 100 दिया था मीन्स 100 ग्राम पर मोल। और ये चीज जो इधर पिकोमीटर में निकाली है हमने, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। मोस्टली हम लोग डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं, तो हम लोग इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन से बड़ा घबराते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही आसान काम, बस इस पी को हटाओ ना पिकोमीटर में। इस पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, तो इस पी को हटा दो, हो जाएगा 400 अपॉन √3 इंटू पी को हटाओ और p की जगह 10 टू द पावर -12 मीटर लिख दो। तो इस तरह से हम मीटर में आ गए। अभी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर जो है वो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब इस मीटर को हटा करके इसके बदले में 100 सेंटीमीटर लिख दो। तो अब ये तुम्हारा हो जाएगा, अब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन √3 इंटू 10 टू द पावर -12। मीटर को हटाया और उसकी जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ध्यान देना 1 0 2 0 3 0 4 0 से इसके 4 पावर कट जाएंगे, तो बचेगा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -8। 12 में से 2 पावर यहां कट गया, 2 पावर यहां कट गया, -8 अपॉन √3 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने एज लेंथ निकाल लिया ना, हम लोग एज लेंथ निकाल रहे थे। पहले आर के फॉर्मूले से यहां तक आए, पिकोमीटर में निकाला, पिकोमीटर से मीटर में ले गए और फिर मीटर से फाइनली सेंटीमीटर। इस मीटर के बदले में 100 सेंटीमीटर लिख दिया और सॉल्व किया तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो से इसके 4 पावर कट जाएंगे तो -8 बचेगा। तो ये हमने एज लेंथ निकाल लिया। इधर z का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या एवोगैड्रो नंबर का कोई यूनिट होता है, तो आंसर है हाँ, एवोगैड्रो नंबर का भी यूनिट होता है। इतने सारे पार्टिकल्स पर
मोल, ठीक है, इसका यूनिट है। तो असली यूनिट यही है पर मोल, ये तो बस सेंस को ऐड करने के लिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल बोलते हैं तो थोड़ा सा कुछ मिसिंग फील होता है। जब कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, मतलब एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जो यूनिट होता है केवल इसको यूनिट मत पढ़ो, यूनिट जो है इसको सेंस भी देता है। तो एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो सारा वैल्यू रख दो उसमें। तो D बराबर Z की जगह 2 मोलर मास 100 ग्राम पर मोल, यूनिट भी साथ साथ लिख रहे हैं, जो बचेगा बचेगा, जो कटेगा कट जाएगा। A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है उधर 4 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन √3 सेंटीमीटर का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। पार्टिकल्स को अलग ही कर दिया क्योंकि हमें असली मतलब जो है वो पर मोल से है। तो अब यूनिट में तुम देखोगे, देखो मोल से मोल जो है वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा ग्राम और नीचे बचेगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब आंसर हो जाएगा 2 इंटू 100 कर दो 200 डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, अच्छा इसका होल क्यूब है, सॉरी, होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये √3 डिवाइडेड बाई में, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका पावर 3 है, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 और इसका टोटल यूनिट ऊपर बचा है ग्राम, नीचे बचा है सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इस पोर्शन को अब सॉल्व करना ये तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ये तो जस्ट गुणा भाग करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये तुम अपने से करोगे और अपने से कर करके आसानी से जो है कैलकुलेशन को पूरा कर लोगे और पूरा करके जो भी आंसर आए वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी सिचुएशन में यूनिट सेल को देखते हुए, चीजों को समझते हुए हम लोग डेंसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही। चलते चलते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगली क्लास में अगर हमारा मन किया तो बताएंगे ना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सवाल बहुत सिंपल दे रहे हैं। एक हमारे पास यूनिट सेल है, इसमें इसकी जो लंबाई है वो है 200 पिकोमीटर और इसकी जो ये चौड़ाई है ये है 50 पिकोमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो है, चलो कह देते हैं 100 पिकोमीटर। आसान वैल्यूज ही लेते हैं। और फिर इस यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर ऑल कॉर्नर्स पार्टिकल रखे हुए हैं और इस यूनिट सेल के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये जो एलिमेंट है इसका मोलर मास 200 ग्राम पर मोल है। तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए तुम्हें क्या करना है, ये पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पर है ना, हमने एक कॉर्नर पर बनाया, बाकी तुम समझोगे। और एक पार्टिकल बॉडी के अंदर है और इसका मोलर मास भी तुम्हें दे दिया है और इन सब चीजों की मदद से इस यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी, वो डेंसिटी तुम्हें जो है पता लगाना है। बस करना इतना है कि वॉल्यूम तुम्हें ध्यान से कैलकुलेट करना है और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स का मास क्या होगा वो ध्यान से कैलकुलेट करना है। तो जो मेथड हमने अभी डील किया सेम उसी का जो नियरली रिप्लीकेशन है, फिर से नियरली वही चीजें तुम्हें दोबारा करनी है, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग भी लगाना है, वॉल्यूम वगैरह कैसे तुम डील करोगे। तो बस इस क्लास में इतना ही। और ये क्वेश्चन मेरा मन करेगा तो बताएंगे क्योंकि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, अब इसको बताने में क्या टाइम खर्च करना, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि चलो बता ही देते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तो आगे की बातें करेंगे और अगर हमारा मन किया तो ये क्वेश्चन बताएंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर जो है हम खुद से कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ दिनों के बाद ना, अभी पहले तुम थोड़ा ट्राई करो अपना आंसर, 2-4 लोग उसमें कम से कम लिखो, फिर उसके बाद देखते हैं अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर, सही आंसर जो कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से हम डाल देंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इसका सही आंसर जो है वो क्या आएगा।
तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।